हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टडी करने वाले हैं। 12th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जो टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसका स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले जैक में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात कर लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपेयर अगर हम करते हैं तो कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। मास ऑफ प्रोटॉन mp है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me है। दोनों का वैल्यू अलग अलग है। मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू अप्रॉक्स में ले रहे हैं इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जान रहे हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ऐसा यूनिट में ले रहे हैं। और डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों के बीच में r है, तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि दो मास के बीच में हमेशा ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है m1 m2 और r अगर डिस्टेंस है तो हम लोग पढ़े हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज F = G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर ये चार्ज देखा जाए तो दोनों का चार्ज बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मास पे डिपेंड करता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज पे डिपेंड करता है, दैट इज E² डिवाइडेड बाई r²। अब दोनों को हम डिवाइड अगर कर दें तो कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे। Fe बाई Fg अगर हम लोग लेते हैं तो ये K E² बाई r² और यहाँ हो जाएगा G m1 m2 बाई r²। यहाँ से क्या के कैंसिल, सॉरी के नहीं कैंसिल होगा, ये r² कैंसिल हो गया। और g का वैल्यू और m का वैल्यू, सबका वैल्यू अगर रखते हैं तो यहाँ पे k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 और e 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। ये देखिएगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो जैक में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये आंसर सही था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 का मल्टीपल्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, चूंकि कूलम्स लॉ फोर्स से रिलेटेड है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम जान गए, मैग्नीट्यूड जो होता है वो चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज K Q1 Q2 बाई r²। इस तरह से पढ़ा गया। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सन होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मदद लेना पड़ता है और वेक्टर में डायरेक्शन भी हम लोग को दिखाना पड़ता है, तो किस डायरेक्शन में है। तो मान लेते हैं ये एक बोर्ड, एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है जिसमें 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन में दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो यदि हम चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ रखे Q1 और दूसरा चार्ज Q2 रखे, तो Q1 का ओरिजिन से डिस्टेंस R1 है और Q2 का ओरिजिन से डिस्टेंस R2 है और दोनों सिमिलर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये है
अब इसको वेक्टरली हम कैसे दिखाएंगे, तो इसका हम लोग सिंबल देते हैं ओ ए बी। तो ओ ए का वैल्यू है R1, लेकिन इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो यूनिट वेक्टर के रूप में रहेगा, इस तरह से, इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। और इसका डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर के रूप में रहेगा, इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। R2 यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आप लोग जानते होंगे, कोई भी अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये वैल्यू होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का वैल्यू जो है वो और उसका मैग्नीट्यूड, इसी को डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। लेकिन ओ ए और ओ बी तो हम लोग जान रहे हैं ये है और ये है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस हो गया, ये Q2 है, तो ये डिस्टेंस हो गया R2 का डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू 1, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा, अगर इसका डायरेक्शन है R1, इसका डायरेक्शन R1 है और इसका डायरेक्शन R2 है, तो R2 माइनस R1 ये डायरेक्शन हो गया, जो कि इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। इस डायरेक्शन में हम लोग दिखा सकते हैं। तो वेक्टर के फॉर्म में अगर इसका यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ये है और उसको पोजीशन के बारे में देखें तो इस पोजीशन में है, यहाँ से इस पोजीशन में है, तो ये दोनों के बीच में पोजीशन का डायरेक्शन इधर से हुआ। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, इस तरह से लिखा जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं के का वैल्यू 1/4πε0 हो जाएगा बाद में, लेकिन Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई इसके बीच का डिस्टेंस यानी R21 का स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, तो चूंकि ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन इस डायरेक्शन में दे रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हुआ, तो वो डायरेक्शन हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये R2 और माइनस R1। या हम कह सकते हैं इसको, अगर डायरेक्ट हम इसको यूनिट वेक्टर के रूप में अगर लिखे तो यूनिट वेक्टर इस तरह से लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर R2 विथ रेस्पेक्ट टू R1, यानी कि 2 का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू R1। लेकिन वो वैल्यू अगर वेक्टर में फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा, यानी कि R21 अगर देखें, R21 अगर हम लोग देखते हैं ये, तो इसका वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। R1 का पोजीशन ये है, ये R1 का पोजीशन है, और ये मतलब ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देखेंगे तो R1 होगा, लेकिन डायरेक्शन अगर केवल हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर से हमको डायरेक्शन मिल जाएगा, केवल डायरेक्शन मिल जाएगा। तो बुक्स वगैरह में देखिएगा केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर में दिखाया जा रहा है। लेकिन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग जानते हैं वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप सीधे सीधे ये देखिए कि Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वह R2 R1 है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो दिखा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, इसलिए फोर्स इसमें जो लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, और इधर जो है फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किस पर लग रहा है, फोर्स लग रहा है 1 पे, किसके कारण, 2 पे, तो वहाँ फिर हो जाएगा Q1 Q2। अब ये जो है वैल्यू पलट देंगे इसको, ये हो जाएगा R1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ R12। जब हम ये देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं कि दोनों फोर्स जो लग रहा है, एक पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरे पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, वैल्यू जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ऑफ फोर्स ऑन 2 चार्ज 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इसको धक्का दे रहा है तो ये भी इसको धक्का देगा। अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे तो उस समय में ये खींचेगा, ये इसको खींचेगा तो ये भी इसको खींचेगा। उस डायरेक्शन, उस केस में भी जो है फोर्स का डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पर फोर्स इसके कारण इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो इसके कारण इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके कारण इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स जो है अपोजिट है, या तो सिमिलर चार्ज हो या डिसिमिलर चार्ज हो, दोनों ही केस में एक दूसरे पे फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में ये इस पे फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में ये नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो किया जाता है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि कूलम्स लॉ में न्यूटन्स का कौन सा लॉ काम करता है, तो थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड
ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। लेकिन यहाँ दो चार्ज लिए हैं तब, और यहाँ सिमिलर चार्ज लिए हैं, डिसिमिलर लेंगे तो उसको पलट देंगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 3 चार्ज लें तो कैसे, तब हम लोग फोर्स कैसे दिखाएंगे? फिर हम लोग मान लेते हैं कि स्पेस में चार्ज है, इस प्लेन में चार्ज है, ये एक्स वाई प्लेन में चार्ज है, एक्स और वाई है, 2 डायमेंशनल एक ये है प्लेन है। अब एक चार्ज Q1 यहाँ पे है, दूसरा चार्ज Q2 यहाँ है, और तीसरा चार्ज मान लेते हैं Q3 यहाँ पे है। अब ओरिजिन से इसका पोजीशन और ओरिजिन से इसका पोजीशन का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, ये है। अब ऐसे केस में पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, O, A, B और ये C। अब हम पहले ये दोनों के बीच में देखते हैं, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके कारण चूंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दे तो ये वैल्यू क्या हो गया, R2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, R2 इस पे, और इसका यूनिट वेक्टर अगर देखेंगे तो इस तरह से होगा R2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो इसके कारण इस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर है, मान लेते हैं ये फोर्स है। अब फोर्स को कैसे लिखा जाता है, तो किस पर फोर्स लग रहा है, 2 पे, इसके रेस्पेक्ट में 1 पे, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इस तरह से लिखा जाएगा और इस डायरेक्शन में रहेगा। अब इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो ये जो है इसके बीच का दूरी है, और ये कितना वैल्यू है, तो लिखने का तरीका आप समझ ही गए होंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो R2 विथ रेस्पेक्ट टू 3, और ये डायरेक्शन हुआ, और इसका डायरेक्शन इधर हुआ तो इसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन, ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। और वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, जो पोजीशन का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का ही डायरेक्शन होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और वो कितना हुआ, तो उसको लिखने का तरीका क्या हो, इसको अगर वेक्टरली लिखेंगे तो वेक्टर सिंबल देंगे। इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, तो 2 on 3, ये देखिए 2 on 2 ड्यू टू 1, on 2 ड्यू टू 1, on 2 ड्यू टू 3। अब ये है, अब ये इस पर 2 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, तो अगर हम लोग इसका एंगल थीटा जानते हैं तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग फॉलो करेंगे। तो अगर रिजल्टेंट इसका इस डायरेक्शन में है फोर्स F, तो वो वैल्यू क्या होगा हम लोग जानते हैं, अगर इसको निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर F21 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में अगर देखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड को केवल हम लोग जो है वेक्टर नहीं दिखाना चाह रहे हैं, F21 का स्क्वायर ये, और प्लस ये स्क्वायर F23 स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल 2F23 2F21 इंटू F23 कॉस थीटा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग जानते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का यही तरीका हमेशा हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे कि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल है। यदि एंगल इस केस में 0 रहेगा तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, उस समय में ये दोनों ही ऐड हो जाएगा। और अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू, ये इस केस में यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, तो जो भी वैल्यू थीटा रहेगा इस केस में थीटा का वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है फोर्स का रिजल्टेंट जो है अलग अलग निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चंस बनाएंगे, बना करके आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो वेक्टर और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, और वेक्टर का हम बात तब करते हैं जब एक से अधिक तरह का फोर्स किसी चार्ज पे लगता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग निकालते हैं, जिसका फार्मूला आप लोग का पढ़े होंगे कि कोई भी अगर फोर्स है, मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इसके बीच में नेट रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, वो वैल्यू क्या होगा, तो F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ही हो जाएगा। और अगर इसको स्क्वायर रूट हटाइएगा तो F स्क्वायर हो जाएगा।
तो इस लॉ को फॉलो करते हुए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।